हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज केमिस्ट्री चश्मा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ओके, तो आज हम जो है थर्ड सेमेस्टर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो पहला यूनिट है ट्रांजिशन मेटल्स वाला, उसमें आज हम अगला क्वेश्चन लेंगे। और हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर में जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है why the transition metals form colored complexes। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में पक्का आएगा, इवन ये 12th में आता है, इवन ये आपके सभी जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका वन लाइन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वन लाइन आंसर इसका है डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो वन लाइन आंसर लिखिए डी ट्रांजिशन। और लीगेंट मेटल चार्ज ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफ़र, लीगेंट मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, दो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप बहुत ही सरल सा यहाँ पे आंसर है। तो डी ट्रांजिशन लिखेंगे, लीगेंट मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, तो ये दो यहाँ पे आंसर है। एकदम अच्छे से इसको नोट कर लो कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों होते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल कलर्ड होते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है और लीगेंट मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चलिए इसको आप समझते हैं, हम लोग डिटेल में समझते हैं। अगर इसको थोड़ा ज़्यादा लिखना है, थोड़ा बड़ा बना के लिखना है इस आंसर को, तो कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। तो आप देखिए, आप सबसे पहले तो आपको ये डी ट्रांजिशन को समझना पड़ेगा। किसको समझना है? डी ट्रांजिशन। सर ने बोला कि भैया आंसर है डी ट्रांजिशन, लेकिन ये डी ट्रांजिशन होता क्या है, ये डी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझते हैं। देखिए कि किसी भी मेटल आयन के पास 3D ऑर्बिटल्स, जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम वाली, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो किसी फ्री मेटल आयन के पास क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 3D ऑर्बिटल्स होते हैं। और 3D ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं? dxy, dyz और dxz और dx2y2 और dz2। तो मैं बहुत डिटेल में, हम यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत डिटेल में इसको नहीं समझेंगे। हम इसको जितना हमें समझना चाहिए, डी ट्रांजिशन के लिए हमें जितना समझना चाहिए हम उतना ही समझेंगे। तो किसी भी फ्री मेटल आयन के पास लास्ट शेल में क्या होते हैं? उसके लास्ट शेल में 5 d ऑर्बिटल होते हैं। और उन 5 d ऑर्बिटल का नाम क्या है? dxy, dyz, dxz, dx2y2 और dz2। ठीक है, और जब ये मेटल आयन के पास लिगेंड्स आते हैं, ठीक है, लिगेंड्स कौन होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होते हैं, दबा कर होते हैं। ठीक है, तो जब ये मेटल आयन के पास कौन आते हैं? लिगेंड्स आते हैं। तो लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। ठीक है, तो लिगेंड्स के मैं ना पिटाई करने वाला कौन है ये? सॉरी। तो लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल आयन के डी ऑर्बिटल को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। बिल्कुल करेंगे। ये मेटल आयन का न्यूक्लियस है, बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियस होता है मेटल आयन पे। ठीक है, जो डी ब्लॉक के मेटल आयन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस बहुत तगड़ा होता है, वो लिगेंड्स को अपनी ओर खींचता है। ये लिगेंड्स को खींच रहे हैं, बहुत बढ़िया खींच रहे हैं, लेकिन बीच में कौन आ गए? बीच में ये हमारे डी ऑर्बिटल्स आ गए। तो लिगेंड्स का जो नेगेटिव चार्ज है, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, धकेलते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, रिपल करते हैं। अब इससे क्या होता है? इस रिपल्शन की वजह से कुछ डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड्स के नज़दीक होते हैं, जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो कुछ डी ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के नज़दीक होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये 3 डी ऑर्बिटल्स, अभी हम आपको टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लिनर, क्यूबिक कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं बता रहे हैं। अभी एक बहुत जनरल आइडिया दे रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा मेटल आयन है, ये हमारा लिगेंड है, ये अट्रैक्ट हुआ, बीच में कौन आ गए? डी आ गए। और ये डी के इलेक्ट्रॉन्स, डी जो है वो लिगेंड से क्या हो रहा है? रिपल हो रहा है। तो जब ये रिपल होगा
तो कुछ डी ऑर्बिटल थोड़े ज़्यादा रिपल होते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल होते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल कम रिपल होते हैं। इससे जो ये 5 डी ऑर्बिटल जो अभी तक इक्वल एनर्जी के थे, अभी तक क्या थे, इक्वल एनर्जी के, तो कुछ डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन महसूस करते हैं। इससे क्या होता है कि ये 5 जो इक्वल एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, तो 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो अभी तक तो इक्वल एनर्जी थी, लेकिन जब लिगेंड्स नज़दीक आए तो कुछ डी ऑर्बिटल अपने खास अरेंजमेंट की वजह से, अपने खास ओरिएंटेशन की वजह से, कुछ डी ऑर्बिटल्स लिगेंड से ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, उन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। कुछ डी ऑर्बिटल्स कम रिपल्शन महसूस करते हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और इस स्प्लिटिंग को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो लिगेंड्स की उपस्थिति में हमारे डी ऑर्बिटल्स का 2 एनर्जी लेवल्स में बट जाना, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। तो इस रिपल्शन के कारण डी ऑर्बिटल्स 2 ग्रुप में बट जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, यानी कि अगर 6 लिगेंड आ रहे होंगे तो उसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके अगर 6 लिगेंड आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं मेटल आयन की तरफ, तो इसको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा जाएगा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे जो ये वाले 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कम रिपल्शन महसूस करते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, इनको हम T2G कहते हैं। और ये जो हमारे 2 डी ऑर्बिटल है ना, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इनको प्यार से Eg कहते हैं। Eg प्यार से नहीं कहते, इनका नाम है। और ये एनर्जी के डिफरेंस को हम डेल्टा O यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कह सकते हैं इस एनर्जी गैप को। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां मेटल के साथ 6 लिगेंड हैं, उनको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब हमारे 6 लिगेंड मेटल की ओर अप्रोच करते हैं तो हमारे कौन से डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं वो आप याद कर लीजिए। हम जरूर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, याद कर लो वो कौन से हैं, dxy, dyz, dxz, ये ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं, इनको कहते हैं T2G। सॉरी, ये कम रिपल्शन महसूस करते हैं, आई एम वेरी सॉरी। तो जो डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन महसूस करते हैं उनको याद कर लीजिए, उनका नाम है dxy, dxz और dyz। इस तरह से dxy, dyz और dxz, और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। और ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन महसूस करते हैं वो हैं हमारे x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इन ऑर्बिटल्स को, ये 3 इक्वल एनर्जी के, इसलिए इसको ट्रिपली डिजेनरेट कहते हैं, और ये 2 इक्वल एनर्जी के, इसलिए इसको डबली डिजेनरेट कहते हैं। ई का मतलब होता है डबल। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अब क्या होगा इसको देखेंगे। अब क्या होगा, अगर मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल लिखा है यहाँ पे कि अगर मेटल आयंस के, बहुत ध्यान समझना, अगर मेटल आयंस के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर सकते हैं। मतलब स्प्लिटिंग हो गई, मान लीजिए ये 5 डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल में बढ़ गए। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लोअर जो एनर्जी लेवल है, तो लोअर जो हमारा एनर्जी लेवल है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। इसके लिए वो क्या लेता है, बाहर से लाइट लेता है। बाहर से क्या लेता है, लाइट लेता है, और उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है तो कुछ देर वहाँ रहने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोबारा अपने लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है। और क्योंकि यहाँ पे D से D में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है, इसीलिए इसी प्रोसेस को कहते हैं DD ट्रांजिशन। तो देखो अब देखना, यह जंप तभी पॉसिबल है जब हमारी जो लाइट आएगी उसकी एनर्जी ये डेल्टा के बराबर होगी, यानी कि ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, तब वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर वो ऊपर जाने के बाद फिर जब दोबारा नॉर्मल होगा तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब एनर्जी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो, इसको हम DD ट्रांजिशन कहते हैं।
और जब वो ऊपर जाने के बाद नीचे वापस आता है तो एब्जॉर्ब एनर्जी को छोड़ देता है, और इसकी वजह से हमें वो चीज़ कैसी दिखाई देती है, कलर्ड दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव, ये इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव जो है हमारा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा टाइटेनियम का जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, ये हमारा कैसा होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, और ऐसा कलर्ड, अब ये कलर्ड क्यों होता है इसका, अच्छा इसका कलर कैसा है, कॉम्प्लेक्स, इसका कलर वायलेट कलर का है। तो ये कलर्ड क्यों होता है पूछेंगे तो इसका आंसर बस वही लिखना है आपने, डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया 6 वाटर की प्रेजेंस में जो टाइटेनियम के 5 टाइटेनियम आयन के जो 5d ऑर्बिटल है, वो 2 एनर्जी रिपल्शन होने की वजह से, लिगेंड से रिपल्शन होने की वजह से जो 5d ऑर्बिटल हैं वो 2 एनर्जी लेवल्स में क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गए। ठीक है, वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, और फिर जो इलेक्ट्रॉन नीचे एनर्जी लेवल में है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये 3D में एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा निचले एनर्जी लेवल में है, ये इस डिफरेंस के बराबर, ये दोनों के बीच में T2g और Eg के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ऊपर चले जाता है, और जब वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है तो ये एनर्जी को लाइट के रूप में छोड़ता है, और हमें कैसा दिखता है, वॉयलेट दिखता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पर से समझ में आ गया होगा, इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये तो ठीक है कि भैया हमने कहा कि लिगेंड्स की प्रेजेंस में जो 5d ऑर्बिटल होंगे वो रिपल्शन फील करेंगे। कुछ d ऑर्बिटल्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो लिगेंड्स के करीब आ जाते हैं, वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, और कुछ d ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो कम रिपल्शन फील करते हैं, वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है। इस प्रकार से 5d ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल्स में बढ़ जाते हैं, इसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है तो वो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नीचे वाले d से अपर वाले d में जाएगा, और इस प्रकार से फिर वो दोबारा जब रिलैक्स होता है, जब दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है तो एब्जॉर्ब एनर्जी को छोड़ता है, जिसकी वजह से वो हमें कलर दिखाई देता है। लेकिन सभी कॉम्प्लेक्सेस का कलर एक जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है यार, अलग अलग लिगेंड्स होते हैं। कुछ लिगेंड्स इतना बढ़िया रिपल्शन करते हैं, इतना बढ़िया स्प्लिटिंग करते हैं कि वहाँ पे ये एनर्जी का गैप क्या हो जाता है, ये एनर्जी का गैप ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ लिगेंड्स कैसे होते हैं, कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। फिर से समझ लो, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पे अभी बताऊंगा मैं आपको। तो वो लिगेंड्स क्या करते हैं, यहाँ पे एनर्जी का गैप ज़्यादा कर देते हैं। एनर्जी का गैप ज़्यादा हो जाएगा तो सीधी बात है, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी महसूस करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब नॉर्मल होगा तो ज़्यादा एनर्जी की लाइट को छोड़ेगा। तो इस तरह से कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं, वो वीक होते हैं। वीक होते हैं का मतलब वो कम रिपल्शन करते हैं। इसका मतलब ये गैप उन केसेस में छोटा होता है, और उन लिगेंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऊपर चला जाता है कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो ये सारा का सारा फंडा क्या है, ये सारा का सारा फंडा है ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जो हमारे डी के स्प्लिट होने के बाद जो 2 एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, बस यही है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, ये एनर्जी का डिफरेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। ठीक है, तो अगर देखो मेटल के चार्ज के ऊपर, साइज के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, अगर मेटल का चार्ज बहुत ज़्यादा है, अगर मेटल का चार्ज, सुन लो बहुत ध्यान से, अगर मेटल का चार्ज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो भैया वो ज़्यादा रिपल्शन महसूस करेगा मेटल। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट हो जाएंगे, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, और उसका अलग ही कलर आ जाएगा। ठीक है, अलग ही कलर आ जाएगा। इसके अलावा लिगेंड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जैसे CnCO, ठीक है, CnCO NH3En, याद रखना, CnCO NH3En, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, ज़्यादा रिपल्शन करते हैं डी ऑर्बिटल्स को, और डी ऑर्बिटल्स को 2 एनर्जी लेवल्स में बहुत अच्छे से बांट देते हैं, उनके बीच में गैप ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे फिर कलर्स डिफरेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं।
और वीक होंगे तो एनर्जी गैप छोटा होगा और कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। और इसके अलावा अगर 4 लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं, तब अलग वहाँ पे कलर आएंगे, ऑब्वियस बात है। 4 लिगेंड में अलग आएंगे, तो अलग अलग लिगेंड्स के का जो ज्योमेट्री जो होती है अलग अलग होने की वजह से भी कलर में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं काट देता हूँ, ये रिपीट हो गया। तो कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव कैसा है, ग्रीन कलर है, ठीक है। और कोबाल्ट NH3, इसको भी हटा देते हैं, तो येलोइश ब्राउन है। तो ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और ये वीक लिगेंड होता है, और इस वजह से ये अलग अलग एनर्जी का गैप क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए अलग एनर्जी लेता है, और जब नॉर्मल होता है तो जब वो रिलैक्स होता है वो इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट एनर्जी को छोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डी खाली होगा, और अगर डी कंप्लीटली भरा हुआ होगा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या डी ट्रांजिशन होगा, वहाँ पे होगा क्या कोई डी ट्रांजिशन, नहीं होगा। तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया, स्प्लिट हो गया, डी स्प्लिट हो गया, ठीक है। मान लो कि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर कैसे यार वहाँ पे क्या होगा, कैसे वहाँ पे कलर आएगा, वो कलरलेस होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम कौन सा, टाइटेनियम 4+ के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता डी में। स्कैंडियम 3+ कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता उसके पास, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है उसमें। तो लिखा हुआ है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो जैसे D0 हो गया, जैसे कि टाइटेनियम 4+, स्कैंडियम 3+, तो यार वहाँ पे क्या ट्रांजिशन होगा, वहाँ तो कलरलेस रह जाएगा, ठीक है। और अगर कंप्लीटली भरा हुआ होगा, अगर कंप्लीटली भरा है, जैसे जिंक 2+ कंप्लीटली भरा है, तो जिंक सल्फेट भैया कलरलेस होता है, ठीक है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। वैसे ही कॉपर आयन का, कॉपर ये जो आपका क्यूप्रस आयन है, जो Cu+ आयन का जो कंपाउंड होता है वो भी कलरलेस होता है। कारण क्या है, क्योंकि इनमें सारे क्या हैं, भरे हुए हैं, कंप्लीटली भरे हुए हैं। सभी अगर कंप्लीटली भरे हुए होंगे तो बेटा नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा ना। अगर ये आपके कंप्लीटली भरे हुए हैं तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, जंप ही नहीं कर पाएगा, डी ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा, ना डी ट्रांजिशन होगा और ना ही कोई कलर इसको हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरे रीजन क्या होते हैं, चलिए अभी तक डी ट्रांजिशन समझ लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डी ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, ये भी मैं बहुत शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि ये हम एक्चुअली ये सारी की सारी चीज़ें जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होगी वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल ये एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमें बहुत कॉन्साइज लिखना है, बहुत छोटा सा लिखना है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत समझ में तो आना ही चाहिए कि भाई क्या बात हो रही है। तो डी ट्रांजिशन के अलावा और क्या कारण होता है कलर होने का भैया। कभी कभी जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, जैसे Cr2O7, ये गलत है, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, रॉन्ग हो गया। तो Cr2O7 2- कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है। और MnO4 4- कैसा होता है, पर्पल। यहाँ पर कोई भी आपको जैसे Cr2O7 2- कैसा लिखा है मैं दूसरे पेज में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा ध्यान समझना। तो Cr2O7 2- ये कैसे रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है, सॉरी ऑरेंज कलर का होता है, सॉरी ये ऑरेंज कलर का होता है भैया, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसको ऑरेंज नोट कर लो। और MnO4- कैसा होता है, ये होता है आपका पर्पल या वॉयलेट कलर का, ठीक है। तो यार ये भी तो ये है ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये कलर्ड क्यों है, भाई। तो इसके लिए आप डी ट्रांजिशन आंसर नहीं लिखेंगे, इसके लिए आंसर होता है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपका जो ऑक्साइड आयन है, ये जो हमारा ऑक्साइड आयन है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइड आयन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम आयन के क्या करता है, इस क्रोमियम आयन के खाली डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन। इसमें ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम आयन के क्या करेगा, खाली डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। इसी को हम कहते हैं
इसी को हम कहते हैं कि इसको अब यहाँ लीगेंड मान लेते हैं, इस ऑक्साइड को। लीगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, लीगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी की वजह से क्या आ जाता है, कलर्ड आ जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों आपके Cr2O7 और MnO4 नेगेटिव, इनके कलर होने के पीछे यही कारण है, लीगेंड से मेटल की ओर क्या हो रहा है, लीगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, लीगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से पकड़ पकड़ के याद रखना है, ठीक है। ओके, तो समरी क्या थी भैया, समरी समझ लो। समरी क्या है, लीगेंड आते हैं, रिपल्शन करते हैं डी ऑर्बिटल्स को, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में चले जाता है, और फिर वो उसी लाइट को छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें उसका कलर दिखाई देता है, ठीक है। कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कलर डिपेंड करेगा मेटल पे, चार्ज कितना है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, लीगेंड कितना तगड़ा है भैया, और ज्योमेट्री कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हम डी ट्रांजिशन से नहीं समझाते, कुछ केसेस में हम कैसे समझाते हैं, कुछ केसेस में हम समझाते हैं कि भैया क्यों कलर्ड है, तो उसका कारण क्या समझाते हैं, उसका कारण हम समझाते हैं क्या, लीगेंड से मेटल में या मेटल से लीगेंड में भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कलर्ड होते हैं, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल ध्यान रखना, पक्का आएगा एग्जाम में, पक्का। टाइटेनियम 4+ कलरलेस क्यों होता है, टाइटेनियम 4+, स्कैंडियम 3+ कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इनमें खाली डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल होगा तो कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल है ही नहीं। इसके अलावा जिंक 2+ भी क्यों कलरलेस होता है, ये पक्का आएगा भैया, पक्का नोट कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कलरलेस क्यों होते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सारे के सारे डी भरे हुए हैं, इनमें भी डी ट्रांजिशन नहीं है पॉसिबल। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको जरूर देंगे, ये क्वेश्चन ऐसे दे देंगे जैसे Mn2+, ठीक है, फिर दे दिया आपको Cr3+, ठीक है, वैसे ही आपको Cr2+, Cr3+ दे दिया आपको, ऐसे करके कुछ दे दिया, मान लो जिंक 2+, फिर दिया स्कैंडियम 3+, फिर दे दिया टाइटेनियम प्लस, फिर दे दिया टाइटेनियम +4। इनमें से कौन कौन से कलरलेस हैं, ऐसा पूछेंगे। तो जिन जिनका डी ऑर्बिटल या तो बिल्कुल ही खाली होगा, जिन जिनका डी ऑर्बिटल या तो बिल्कुल ही खाली होगा या पूरा भरा हुआ होगा, वो सारे के सारे कलरलेस होंगे, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारी कहानी थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।